एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक लेक्चर में करना इसको पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके 4 लेक्चर्स लेने वाले। आज मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं इसके लिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और फिर हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में डायरेक्टली जंप कर जाएंगे, जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आ जाएगा तुम्हें वो पढ़ के। उसके बाद हम सीआर इक्वेशंस पे चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज विच इज नोन एज पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जो कि मुझे कराना बहुत पसंद है। तुम कहोगे भैया वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रियल एनालिसिस में। नहीं, रियल एनालिसिस में अलग डेफिनेशंस थी, यहां अलग डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अब हायर डायमेंशंस में जाने वाले, हमारे नहीं, स्पेस के हायर डायमेंशन में नहीं, हम जाने वाले नंबर्स के हायर डायमेंशंस में। चीजें बताएंगे तुम्हें आज। उसके अगर आगे चलें तो हमारे पास सीआर इक्वेशंस जैसा मैंने बताया, और उसके बाद हम इसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे, थोड़े बहुत फंक्शंस पढ़ लेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं फिर इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और लास्ट जो लेक्चर रहेगा वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स थोड़ी सी करेंगे, प्रीवियस ईयर गेट नेट या जितने भी एग्जाम्स में आ रखे, टीएफआर वगैरह में, टीएफआर नहीं, बाकी जितने भी एग्जाम्स में आ रखे हैं ना, वहां से मैं उठा के लाऊंगा और फिर करेंगे उसे। ठीक है, सो आई होप कि तुम्हारे को सारी चीजें समझ आ गई हो। तो ज्यादा जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जितनी जरूरत है उतनी मैं यहां पे कराने वाला हूं। फिर भी अगर नीड लग रही है कि भैया मेरे को तो इसमें डेप्थ में घुसना है, अगर ऐसी जरूरत कभी लगे तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक तुम्हें मिल गया होगा, वहां पे जाके क्लिक करना और तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई पे नहीं करना, तुम्हें जाके देख लेना जरूरत पड़े तो। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा बड़ा खूबसूरत सुंदर सा टॉपिक होने वाला है, विच इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। डायरेक्टली जंप करने से पहले, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बेसिक लैंग्वेज में कहें तो अगर हम कभी भी ऐसे एक लाइन बनाते थे जिसमें बीच में जीरो, यहां पे नेगेटिव नंबर्स, यहां पे पॉजिटिव नंबर, उसे हम एक रियल लाइन कहते थे। और रियल नंबर की और रियल लाइन की 1-1 कोरेस्पोंडेंस होती थी। ठीक है, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है ये किसने बताया था कि रियल नंबर और रियल नंबर लाइन में 1-1 कोरेस्पोंडेंस होती थी। सोचना। तो ऐसा कुछ हमारे मतलब सारे के सारे रियल नंबर हम एक ही लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा किसी ने बताया था। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, हमारे पास ना नंबर के भी हायर डायमेंशंस होते हैं। भैया वो तो हमें पता ही है, एक्स वाई एक्सिस। नहीं, वो तो स्पेस के डायमेंशन है ना। मैं बोल रहा हूं नंबर के भी डायमेंशन होते हैं। जो तुम स्पेस के डायमेंशन लगाते थे एक्स वाई एक्सिस, उसमें तुम रियल नंबर लाइन ही 2 बार लगा रहे हो, 2 बार लाइन को यूज कर रहे हो, एक ऐसे डायमेंशंस को हायर बनाने के लिए। लेकिन नंबर के भी डायमेंशंस होते हैं, आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं। तो यहां पे अगर हमारे पास रियल एक्सिस होगी, रियल नंबर लाइन, तो यहां पे हमारे पास होगी इमेजिनरी एक्सिस। इनके बीच में कोई भी नंबर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आज के बाद हम कुछ ऐसे लिखा करेंगे x + i y, या फिर तुम इसको x, y भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द बुक यू आर फॉलोइंग। अलग अलग नोटेशंस ले रखी होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्टेंस इसे x बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस इसे y बोलते हैं। इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मैं r बोल देता हूं, ये एंगल है थीटा। तुम कहोगे भैया x y r कहीं वेक्टर तो नहीं करा रहे, लगभग वैसा ही है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की तरह भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहां पे r की वैल्यू देखूं तो रूट में x² + y² ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां तक तो क्लियर है भैया हमें? ठीक है, बढ़िया। तो ऐसी कुछ चीजें रहती है। जो r है ना, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं मोड ऑफ z, z की लेंथ ऑफ z। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं, r और थीटा की फॉर्म में, तो यहां पे x क्या आ जाएगा, r cos थीटा, बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री। तो z आ जाएगा r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा। r को कॉमन लोगे तो cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, और r इसको हम नोटेशंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑयलर ने इक्वेशन दी थी इसकी, e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, एक बात और समझो, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि बेसिक बातें तुम्हें पता है। दिस थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। नहीं, ये वो वाला नहीं है जो तुम किसी के साथ करते हो, ये वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो एक हमारे पास मॉडुलस टर्म आई है, एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट टर्म आई है। एक और नोट लिख लेते हैं कि कभी भी अगर हमें आज के बाद z² लिखना हो तो उसका मतलब होता है z × z बार। अब भैया ये z बार क्या है, तो नेक्स्ट मैं टर्म डिफाइन करने वाला हूं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऐसे समझ लो, बस मैं मिरर इमेज बनाना चाह रहा हूं। अगर यहां पे z है ना, तो यहां पे z बार होगा। z बार भैया होता क्या है, ये होता है x - iota y। तो x + iota y, x - iota y। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट।
तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर मैं इसमें ए प्लस बी माइनस बी लगाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां तक एक बार देखो, बढ़िया सुंदर सी वीडियो भी बन रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। अगर तुम जेड को निकालना चाहते हो मोड ऑफ जेड तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऐसा कुछ भी बन जाएगा। आई होप कि यहां तक बेसिक बातें तुम्हें क्लियर हो रही हो। तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट, मॉडुलस। वीडियो मैं यहां पे पॉज करवाना चाहूंगा, 3 प्रॉपर्टीज तुम्हें एक एक करके इमेजेस दिखेंगी, नोटबुक में छाप लो जल्दी से और वो हमारे काम आएंगे आगे। 1 2 3 मेरे ख्याल से तुमने नोट कर लिया होगा। ये हमारे काम की बातें थी जो आगे यूज आने वाली है, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बताना चाहूंगा। अभी और भी चीजें होती हैं यार, जैसे मान लो डी मॉर्विस थ्योरम तुमने पढ़ी होगी कि अगर यहां पे कोई भी पावर होती है तो वो पावर यहां पे आ जाती है, cos n थीटा और आयोटा sin n थीटा ऐसा कुछ बन जाता है, उसे डी मॉर्विस थ्योरम कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें पता क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम्हें पता है, और अगर फिर भी अगर दिक्कत लगे तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके तुम बढ़िया से इसे निपटा सकते हो। तो आई होप कि यहां तक बातें तुम्हें समझ आ रही हो, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे अगर हम चलें तो रूट्स के बारे में थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं यार, है ना। तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या बेस हमें क्या क्या बेस हमें जानना है, विच इज रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके बारे में पढ़ना। इसके बारे में भी मेनली क्यूब रूट, फोर्थ रूट और nth रूट, ठीक है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे क्यूब रूट होता है तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां से आ गया, फोर्थ रूट में स्क्वायर जैसी चीज कैसे बन जाती है, फोर्थ रूट होता कौन कौन सा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, है ना। और इसमें होता है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। और इसमें nth रूट में कैसे बनते हैं, इसमें कैसे बनाए जाते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n है, तो मैं इस x को, इस 1 को कैसे लिख सकता हूं, तो भैया इस 1 को e की टर्म्स में आप लिख सकते हो, इसको z में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो तुम्हारा काम है, इसको एक्सप्लोर करना तुम्हारा काम रहेगा। और दूसरा होमवर्क, पहले तो होमवर्क ये है, दूसरा होमवर्क हमारे पास ये रहने वाला है जो तुम्हें खुद से नहीं करना, वीडियोस अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने बताया, बार बार नहीं अब मैं बोल लूंगा, तो वीडियोस उसमें से कर सकते हो, लेकिन जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए ये चीजें भी रिक्वायर्ड है। और दूसरी मैं तुम्हें चीज देना चाहूंगा, स्टैंडर्ड लोकस। स्टैंडर्ड लोकस जैसे फॉर एग्जांपल z माइनस z0 इक्वल टू r, ये सर्कल होता है। जनरल सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, z प्लस में z बार a z बार प्लस में a बार z प्लस में b इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं लिखना चाहूं z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू k, ऐसी इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये एलिप्स होती है। अगर मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगा दूं तो ये हाइपरबोला बन जाती है। अगर मैं यहां पे z1, अगर मैं यहां पे प्लस लिखूं और यहां पे लिख दूं मोड z1 माइनस z2 तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब लाइन सेगमेंट बन जाता है z1 z2 के बीच में। और अगर मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगा दूं, यहां पे लिख दूं z1 माइनस z2 का बार मतलब मॉडुलस, तो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट आउटसाइड z1 z2। सिर के ऊपर से जा रही है ना बात, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, क्योंकि पढ़ा नहीं ना, कहते रहो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको भी जितना मैंने बोला है वीडियो पोस्ट करके लिखते रहो और पढ़ लेना है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे चीजों को। मैं तो मेनली अपने मेन चीज पे आना चाहूंगा जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसका नाम है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिससे हमें एकदम मजेदार चीज सीखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो तुम कभी भी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन लेके आओ, तो मतलब तुमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया 2 डायमेंशनल ऐसे, ठीक है, तुम सारे के सारे पॉइंट्स को इस पे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुमने क्या किया, उसको एक स्फीयर पे मैप करा लिया। ये स्फीयर है, 3D में सोचना थोड़ा, ये एक स्फीयर है जिसके बीच में कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स इसमें मैप हो सकते हैं, ऐसा हमें दिखाना है। भैया सिर के ऊपर से बात जा रही है, हाँ दिखाते हैं ना तुम्हें, देखते जाओ अब तुम क्या होने वाला है यहां पे। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब है तुमने एक स्फीयर लिया, उसको एक ऐसे प्लेन से कट कर दिया, ठीक है, और इस प्लेन पे कैसे आएगी, एक सर्कल सा आ जाएगा ऐसे। थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा यार कि ये सर्कल कैसे बना है, ठीक है। अभी के लिए तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये अगर तुम इस प्लेन को ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये प्लेन जो है ना, जैसे सेब है और ये एक चाकू है, चाकू को तुमने ऐसे कट करा,
चाकू से ऐसे कट करा सेब को, तो उसमें से जो ऊपर की शेप आएगी वो सर्कुलर आती है, बस वैसे ही कुछ समझ लो। अब तुमने क्या किया, यहां पे ना एक टॉप पे एक पॉइंट मान लिया जिसका नाम दे दिया n। दिस n इज वेरी स्पेशल पॉइंट। बताओ कॉम्प्लेक्स प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं इन्फिनिटी के, मतलब कितनी इन्फिनिटीज पॉसिबल होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मुझे ये जानना है। तुम कहोगे भैया नंबर लाइन पे तो दो ही देखी थी हमने, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड, हमने इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में देयर टू डायमेंशनल प्लेन है, देयर आर मेनी इन्फिनिटीज। कितनी? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्फिनिटीज। तो लिख लेते हैं इस बात को ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो हमारे दिमाग में। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्फिनिटीज। कैसे करें भैया इस पर प्रोजेक्ट? फिर यहां पे देखो, ये जो n है ना, इसका बड़ा स्पेशल नाम है पॉइंट एट इंफिनिटी। तो इसको लिख लो एक बार, पॉइंट एट इंफिनिटी। मतलब कहने का है, तुमने यहां पे एक पॉइंट लो, ये ना एक यूनिट स्फीयर है। यूनिट स्फीयर क्या होता है? जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ 0 0 1, थर्ड डायमेंशन में ना, क्योंकि ये टू डायमेंशन तो इस प्लेन पे ही तुम्हें दिख रहे होंगे, है ना। ये वो है हमारे पास, इसमें यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पर रियल एक्सिस, यहां पे इमेजिनरी एक्सिस, और ऊपर हमारे पास थर्ड डायमेंशन है। थोड़ा सा ध्यान से इमेजिनेशन लगेगी इसमें। ये हमारे पास है 0 0 1, और z हमारे पास कुछ x प्लस आयोटा टाइप का होता है, तो मैंने यहां कहीं पे एक z मान लिया विच इज x, y, ऐसे टाइप का, ठीक है। या फिर सिंपली पॉइंट z छोड़ो थोड़ी देर के लिए, x, y, 0, क्योंकि z तो यहां पे है नहीं कोऑर्डिनेट, z तो ऊपर जाओगे तब आएगा, ठीक है। अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, लेट अस से ये, तो यहां पे ना कहीं पे एक पॉइंट ऐसा पक्का तुम्हें मिलेगा जिसका नाम है a, सच दैट वो इस स्फीयर पे हो, वो इस स्फीयर पे हो। लेट अस से इस पॉइंट का नाम है x1, y1, z1, क्योंकि ये तो थर्ड डायमेंशन में यार, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास z एक्सिस है, मैंने मान लिया ये हमारे पास z एक्सिस है, और ये xy प्लेन का काम कर रहा है। ऑल्दो अगर तुम ये x और y को देखो तो x रियल पार्ट है और y एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है। 2D गेम में से बाहर निकल के 3D गेम में आ जाओ, तो फिर समझ आने वाला है। तो ये जो हमारे पास z है x प्लस आयोटा y, इसको हम लिख सकते हैं x, y, 0। बहुत बढ़िया। और ये जो हमारे पास a पॉइंट है, मैं इसको लिख सकता हूं x1, x2, x3। अगर तुम्हें कन्वेक्स सेट का अगर एक कॉन्सेप्ट पता है कि कन्वेक्स सेट क्या होता है, ऐसी शेप या ऐसा सेट जिसमें मैं दो कोई भी पॉइंट ले लूं और उसके बीच में एक लाइन खींच दूं, तो उसी सेट में अगर लाइन लाई करे, देन दैट इज नोन एज कन्वेक्स सेट। आई होप कि तुम्हें पता हो, अगर नहीं पता मैं एक बार रिपीट करता हूं। कन्वेक्स सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी दो पॉइंट्स उठाए, टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड जॉइन देम। If line joining the 2 points lie in the same set, then it is known as convex set. लिख भी सकते हो, ठीक है। और ये मैं एक बार इसकी स्फीयर की इक्वेशन भी लिख देता हूं, तो कुछ ऐसी बनेगी। एक मिनट, इसको x1, x2, x3 ले लेते हैं, x2, x3। अगर मैं जनरल पॉइंट से स्फीयर की इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये भी बन जाएगी x1, x2, x3, ऐसा कुछ, ठीक है। यहां तक एक बार नोट कर लो। हमें पता लग गया, स्फीयर के बारे में पता लग गया है, इसके बारे में पता लग गया, और एक बात हमें पता लगी है हेयर। ये जो पॉइंट है ना हमारे पास x1, x2, x3, बताओ ये किससे मिलके बन रहे हैं? भैया ये तो दो पॉइंट से मिलके बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो भैया n पॉइंट है, पॉइंट एट इंफिनिटी, और ये एक हमारे पास लेटर से p पॉइंट है, इन दोनों से मिलके बन रहे हैं। अगर कभी भी दो पॉइंट से मिलके बने तो हम उसको ना ऐसे लिख सकते हैं कि x1, x2, x3 इज इक्वल टू t। एक कोई भी मैंने पॉइंट ले लिया t, एक कोई भी नंबर है t। अभी देखना इसे एलिमिनेट कर देंगे, इसका ज्यादा कोई काम अपने पास है नहीं t का, ठीक है। कुछ ऐसे है कि 1 माइनस t इंटू जेड प्लस में t इंटू n, ऐसा कुछ। z ये वाला पॉइंट है, और सॉरी इसको p लिख देते हैं या z ही लिख देते हैं, मैंने यहां पे z से डिनोट किया शायद, इसे ये रहा, ठीक है। ऐसा कुछ पॉइंट है। मतलब कहने का है ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन्हीं से ही तो बने हुए हैं। अब भैया इसको निकाले कैसे इन तीन पॉइंट्स को? कुछ ऐसे 1 माइनस टी, ये जो z है इसको मैं लिख सकता हूं x, y, 0 प्लस में t, n को लिख सकता हूं 0 0 1। एक्चुअल में अगर तुम सोच रहे होंगे ना ये z और n एक नंबर है, नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट है यार, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो बनेगा 1 माइनस टी एक्स, 1 माइनस टी वाई, 0 प्लस
0 0 t। अगर दोनों को मैं प्लस करूं तो 1 माइनस टी एक्स कोमा 1 माइनस टी वाई कोमा टी, ऐसा कुछ। और इधर हमारे पास पड़ा हुआ है x1 x2 x3। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा हो। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस टी वाई और x3 इज इक्वल टू 1 माइनस टी टी। 1 माइनस टी नहीं आएगा इसमें, सिर्फ टी है। ये सारी की सारी वैल्यूज उठाते हैं इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। बस मेनली मेरे को रिलेशन ही निकालना है, x1 x2 x3 की वैल्यू ही निकालनी है। तो कुछ ऐसे बन जाएगी ये कि ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर बन जाएगा प्लस में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टी स्क्वायर को भी उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक लिखा मैंने। इसको भी लिख देते हैं 1 माइनस टी 1 प्लस टी, क्योंकि एक तो कैंसिल ही हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास t की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है जो कि है, यहां थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। t की वैल्यू मेरे को मेनली निकालनी थी, एक बार t मिल गया मेरे को x1 x2 x3 मिल जाएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x y z। तो कुछ ऐसे बनेगा कि मेनली प्योरली मैथमेटिक्स है यार, कुछ भी नहीं है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी, एक तो कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी। मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी। ठीक लिखा मैंने। इसको इधर भेजते हैं, 1 को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं है, टी ही है ये सिर्फ। इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टी इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा। और टी की वैल्यू हमारे को यहां क्या दिख रही है, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को x1 x2 x3 भी निकालने हैं तो सिंपली क्या करो, ये t की वैल्यू उठाओ यहां डाल दो। तो मैं मेनली तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूं। x3 तो t ही था तो इसको तो डायरेक्ट यही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। और अगर तुम x2 निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको तो मोड z का स्क्वायर भी लिखते हैं, इतना बड़ा सा क्यों लिखना है ना। 2x अपॉन में 1 प्लस में मोड z का स्क्वायर, एक ही तो बात है। अगर तुम x3 लिखना चाहोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, x3 आ जाएगा 2y अपॉन में 1 प्लस में मोड z का स्क्वायर, मतलब डिवाइड में फिर से यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है। अब मेनली कहना क्या चाह रही है चीज वो सुनो, मेनली क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनो कि मतलब अगर तुम कभी भी एक प्लेन से, और ये हमारे पास अपर पार्ट है फॉर एग्जांपल स्फीयर का, अगर तुम यहां पे एक पॉइंट लो तो तुम डायरेक्टली इस पॉइंट को जानते हुए, देखो ये किसकी टर्म्स में हमने लिखा, एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा, पूरा जो है ना वो एक्स और वाई की टर्म्स में। मतलब अगर तुम्हें कोई भी z पता हो, लेटर से z1 पता है x1 प्लस में आयोटा y1, तो तुम डायरेक्टली स्फीयर पे उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ढूंढ सकते हो। सीधा सीधा इन्होंने ये बोल दिया। यहां पे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, x1 x2 x3। तुम्हें अगर ये x1 x2 x3 निकालना है, ये पता है, तो क्या करें, कैसे निकालें, यहां से निकाल लो। सो आई होप कि यहां तक चीजें हमें समझ आ रही हो कि अगर हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन से हमें अगर स्फीयर में शिफ्ट करना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से अगर हमें स्फीयर पे शिफ्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें z पता है तो ये फॉर्मूलाज आज के बाद हम अपने दिमाग में रखेंगे। दीज आर द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और हमारे काम के हैं। लेकिन भैया हमारे पास ना एक डाउट भी है, आपने ये हमें बता दिया कि इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से यहां जाना है तो हमारे को रास्ता पता है, ये 3 फॉर्मूलाज। उल्टा करना हो तो अगर स्फीयर से एक पॉइंट दे रखा हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, फिर क्या करेंगे। तो अगर तुम्हें इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत हो रही ना, तो एक चैनल है 3 ब्लू 1 ब्राउन, ऐसा सुना होगा, बहुत फेमस है ना मैथमेटिक्स के लिए। वहां पे उन्होंने पूरा उसको एनिमेशन से पूरा दिखा रखा, तो वहां पे एक बार देख सकते हो, बहुत बढ़िया तुम्हें पता लग जाएगा। इस वीडियो के बाद वहां जाके देख सकते हो। बट अगर तुम चाह रहे हो कि अभी एग्जाम ही हमें क्लियर करना, बाद में देखेंगे ये सब चीजें, तो कंटिन्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां तक समझ आ गया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर हमें
z निकालना है, ये वाला छोटे वाला z निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3। तो इसका भी एक फॉर्मूला लिख लो कि x1 प्लस में आयोटा x2, x1 प्लस में आयोटा x2 अपॉन में 1 माइनस x3। सो देयर इज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन स्फीयर एंड पॉइंट्स ऑन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो लिख लो देयर इज 1-1 correspondence between points on sphere and points on extended complex plane। अब तुम यहां से समझ पा रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें वो आर्किमिडीज वाली बात बताई थी, मेरा मतलब एक बात बताई थी, वो तो तुमने बताना है ना उसमें कमेंट में। एक मैंने बात बताई थी कि जितने भी रियल नंबर है ना वो सारे एक नंबर लाइन पे आ सकते हैं, 1-1 मैपिंग होगी सारों की। मतलब एक पॉइंट जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसपे जो रियल, एक ऐसा पॉइंट इस रियल लाइन पे जरूर मिल जाएगा जो इस रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। एक रियल नंबर उठाओ और यहां पे पक्का एक पॉइंट तुम्हें मिलेगा रियल नंबर लाइन पे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इसके बाद मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने एक पैराडॉक्स के बारे में बात की थी, बट वो ऑफिशियली एक पैराडॉक्स तो नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा, एटलीस्ट अगर हो तो मेरे को बता देना। तो मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था तो मुझे ऐसा पता लगा क्या इस रियल लाइन पे एक भी पॉइंट एग्जैक्ट है जिसपे तुम खड़े हो सकते हो? नहीं। कैसे भैया? अगर मैं 1 पे खड़ा हूं तो 1 के बाद बताना कौन सा आएगा? 1 के बाद भैया 1 पॉइंट आगे नहीं पता। अगर तुम देखोगे तो हर पॉइंट पे इंफिनिटी आ जाएगी यार। 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर है? ढेर है, बहुत है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना मैं तुम्हें करते हुए, ये भी एक पैराडॉक्स है कि नंबर लाइन पे क्या नंबर्स हैं भी, ये सिर्फ इंफिनिटीज ही हैं। अगर तुम कोई भी पॉइंट को जूम करके देखोगे तो इनफाइनाइट जूम करते रहोगे। नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को किसी भी पॉइंट पे अगर तुम जूम करते रहो तो फ्रैक्टल्स वाली बात चली जाएगी। फ्रैक्टल्स अगर तुमने कभी भी नाम सुना होगा तो, है ना, वो वाली बात चली जाएगी। कितना भी जूम करते रहो तुम्हें सेम चीज मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं शायद यहीं से ही कॉन्सेप्ट आया हो फ्रैक्टल्स का। बट छोड़ते हैं अभी इस बात को। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद एक और बात सुनो। तो नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है अब इसके बाद, विच इज नोन एज कोर्डल डिस्टेंस। अब भैया ये कोर्डल डिस्टेंस क्या होता है? पहली बात तो अगर कभी भी तुम आर्गेंट प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो Z1 Z2, उसके बीच में अगर हमारे को डिस्टेंस निकालना है, जो कि प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है स्फीयर पे कर रहे हो, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा स्फीयर में उसे क्या बोलेंगे? कोर्डल डिस्टेंस। जैसे कोर्ड होता है, और मैक्सिमम कोर्डल डिस्टेंस को डायमीटर कह देंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो है ना। इसका एक फॉर्मूला जो है ना वो हमें याद रखना हमेशा के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय मोड में 1 प्लस Z1 बार का स्क्वायर, रूट में 1 प्लस Z2 बार का स्क्वायर। तुम्हें पता है ना ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, फिर ठीक है। अरे मोड ऑफ z यही तो होता है, ठीक है। ये हमारे पास कोर्डल डिस्टेंस आ गया। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, ये कोर्डल डिस्टेंस है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि मान लो ये जो कोर्डल डिस्टेंस है ना ये हमारे पास 1 हो गया, तो क्या होगा? अगर ये कोर्डल डिस्टेंस हमारे पास 1 हो गया, मतलब अगर तुमने स्फीयर ध्यान से देखा था, अभी मैं इसको ज्योमेट्रिकली बताता हूं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि ये जो चीज है ना हमारे पास, इसको 1 के इक्वल रखना बस, और थोड़ा सा सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अभी मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाता हूं, बट पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। मेन तो समझना तो हमें ज्योमेट्रिकली ही है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो बन जाएगा Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मोड Z के स्क्वायर का मतलब होता है Z इंटू Z बार, है ना, कॉन्जुगेट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में Z1 Z1 बार 1 प्लस में Z2 Z2 बार। दोनों साइड मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल होता करते हैं उसे। तो Z1 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार प्लस में माइनस में Z1 Z2 बार, और लास्ट है Z2 Z1 बार। ये तो हमारे पास कौन सी साइड आ गई है? लेफ्ट साइड। राइट साइड की अगर हम बात करें तो 1 Z1 Z1 बार प्लस में Z2 Z2 बार प्लस में Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार, ऐसा कुछ, ठीक है। चीजें कैंसिल हो रही हैं, हाँ ये रही देखो,
ये कैंसिल हो गई। सारी चीजों को इधर ही लेके आ जाते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस, इसको इसके साथ रख लेते हैं 1 के, 1 प्लस Z1 Z2 बार, प्लस में Z2 Z2 बार, और फिर प्लस में है Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार। ध्यान से लिख लेना, इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। दूसरे में से Z2 और Z2 बार कॉमन आ रहा है। लेट मी सी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। Z2 Z1 था ये, Z2 Z1, तो ऐसा कुछ बचेगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस, इसकी जगह 1 और इसमें आ जाएगा Z1 Z2 बार। तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, 1 प्लस Z1 Z2 बार, 1 प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। यहां से हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि कंडीशन हमारे पास क्या आ गई है, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू -1, या फिर हम कह सकते हैं Z2 Z1 बार इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि दो पॉइंट कभी भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है। और ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड, इफ टू पॉइंट्स आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट देन दे आर कॉल्ड एंटीपोडल पॉइंट्स। तो लिख लेना कहीं पे कि एंटीपोडल पॉइंट्स क्या होते हैं, एंटीपोडल पॉइंट्स। इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंटीपोडल पॉइंट की कंडीशन हमारे पास यही होती है, Z1 Z2 बार। और कभी भी अगर तुम सुनो कि भैया कोई भी पोजिशनली इक्वल पॉइंट्स क्या है, लिख लो पोजिशनली इक्वल, पोजिशनली इक्वल पॉइंट्स। तो वो हमारे पास दो कंडीशन के साथ आते हैं। पहले तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और दूसरा है कि उनके जो आर्ग्यूमेंट है Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट Z2 वो इक्वल होना चाहिए 2n पाई के, वो इक्वल होना चाहिए 2n पाई के। इस चीज का ध्यान रखना, तब हम उन पॉइंट्स को बोलेंगे पोजिशनली इक्वल पॉइंट्स। इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमारे पास एकदम बढ़िया से बात बन जाएगी। आई होप कि तुम्हें यहां तक बातें समझ आ रही हो। नेक्स्ट हम अब चलना चाहेंगे एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक लास्ट पॉइंट तुम्हें बताना चाहूंगा, यही बता देता हूं। पॉइंट ऐसा कुछ है कि मान लो कभी तुम्हें इंफिनिटी और z के बीच में कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे। जाने की जरूरत नहीं है उसके डेरिवेशन पे, सिंपल लिख लो कि कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन z एंड इंफिनिटी हमारे पास क्या आता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन z एंड इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस मोड z का स्क्वायर। अगर मान लो तुम्हें मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन देना चाहूं कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन 1 प्लस आयोटा एंड इंफिनिटी। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है इसमें, काई 1 प्लस आयोटा दिस 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस, इसका अगर तुम मॉडुलस निकालना चाहोगे तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 रूट में, और रूट में 2 का स्क्वायर कर दो तो बचेगा 1 अपॉन में रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर जो कि हमें जानना था। तो ये था हमारे पास। आई होप कि तुम यहां तक समझ गए होंगे और तुम्हें बढ़िया से मजा आया होगा इसमें। सो अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे का बेस जो है ना वो यही बनाने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास जैसे आती है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इस बार ना नेबरहुड हमारे पास जैसे लास्ट टाइम क्या होता था, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा ऐसा कुछ कर देते थे, वो नेबरहुड हो जाता था। इस बार ऐसा नहीं होगा, डेल्टा कितना भी छोटा ले लेते थे वो अलग बात है। इस बार थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है यहाँ पे। तो अगर एक z नोट में पॉइंट लूं, उसके अराउंड एक सर्कल लगाने वाला हूं। इस बार कोई इंटरवल नहीं होगा, इस बार एक सर्कल होगा उसकी जगह, क्योंकि हम हायर डायमेंशंस में पहुंच चुके हैं नंबर के। तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास नेबरहुड देखने में, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस z नोट इज लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास नेबरहुड का काम करने वाला है इस बार। नेबरहुड मतलब कोई भी पॉइंट लो, उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, डेल्टा रेडियस का, डेल्टा कितना भी छोटा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो एस ऐसे लिख लो, नेबरहुड ऑफ z नॉट such that
Z0 इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड भैया, ये डिलीटेड नेबरहुड की क्या जरूरत पड़ती है हमें? ये लिमिट पॉइंट में जरूरत पड़ती है। जैसे कि लिमिट पॉइंट होता क्या है वही बताता हूं मैं तुम्हें। इस बार यहां पे हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट तो मुझे मिल ही जाए। अगर मैं कभी भी Z0 के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करूं, कितना भी छोटा सर्कल ड्रॉ करूं, कितना भी छोटा, डेल्टा रेडियस का कितना भी छोटा सर्कल ड्रॉ करूं, इसके अलावा मतलब हम डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं, डिलीटेड नेबरहुड के अलावा एक पॉइंट तो यार हमें मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारे को मिल ही जाना चाहिए। ये चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। तब हम उसे क्या बोल सकते हैं? लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। आई होप कि तुम्हें यहां तक बात समझ आ रही हो। तो भैया इसको लिखते कैसे हैं लिमिट पॉइंट को? तो सिंपली जैसे मैंने नेबरहुड लिखा, लेकिन मैं यहां पे एक और चीज बताता हूं। जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 1 1/2 1/3 अप टू सोन। तुम्हें पता है 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि 0 के पास जितनी भी छोटी तुम रेडियस की सर्कल ड्रॉ कर दो वहां पे तुम्हें एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा, 0 को हटा के भी। और कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। 1/3 के अराउंड में छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूं, जरूरी नहीं है मेरे को उसके अराउंड पॉइंट्स मिले ही मिले, 0 के अराउंड मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम 0 के पास जाते रहोगे नंबर का जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता रहेगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा डिस्टेंस। इसीलिए तुम जितना भी छोटा सर्कल ड्रॉ करोगे तुम्हें एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा एक्सक्लूडेड या फिर डिलीटेड नेबरहुड में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो डिराइव्ड सेट क्या होता है। तीसरी पॉइंट, डिराइव्ड सेट। इसकी डेफिनेशन तो लिख लिया ना, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिख लिया। कुछ ऐसा है कि इफ deleted neighborhood of Z0 contains at least one point, then Z0 is called limit point. Z0 is called limit point. कितना भी छोटा डेल्टा लू, लेकिन मेरे को एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही जाना चाहिए जिसमें कि जो इसके नेबरहुड में लाई करता हो। ठीक है, सो इसी के साथ मैं एक और भी चीज बताना चाहूंगा जो कि नोट में डाल सकते हैं कि अगर मान लो कभी मैंने ऐसे लिख दिया कि S इज इक्वल टू Z सच दैट Z बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि Z इज सच दैट मोड ऑफ Z इज लेस देन R। अगर तुम यहां पे देखो ना, जितने भी इसके अंदर पॉइंट आएंगे, मतलब ये ओरिजिन पे एक सर्कल है, अगर तुम ध्यान से देखो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, तो जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे, बाउंड्री नहीं इंक्लूडेड है इसमें, याद रखना, लेस देन आ रहा है, इंटीरियर ऑफ सर्कल होगा, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी। लेकिन बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स है ना वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि तुम जब भी इस पे सर्कल ड्रॉ करके देखोगे बाउंड्री पे, तो तुम्हें एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही जाएगा जो इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि हियर मोड Z इक्वल टू R, ऑल पॉइंट्स ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल आर लिमिट पॉइंट्स बट डज नॉट बिलोंग टू S, डज नॉट बिलोंग टू S। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जितने अंदर होंगे क्या भैया वो सारे लिमिट पॉइंट होंगे। हाँ, सर्कल के अंदर बहुत जितना भी तुम छोटा सर्कल ड्रॉ करोगे तुम्हें एक ना एक पॉइंट उसके अलावा मिल ही जाएगा। तो अंदर के तो हैं ही सारे लिमिट पॉइंट, बाहर जो बाउंड्री पे है इस बार वो भी सारे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर तुम इसकी जगह ऐसा लिख देते थे ग्रेटर देन R, तब भी हमारे पास बाहर का सर्कल है ना, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, तब भी अगर तुम ध्यान से देखो ना तो मोड Z इक्वल टू R वाले लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि उसके अगर तुम सर्कल ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही जाएगा तुम्हें उसके नेबरहुड में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट होता है। इसके बाद में डिराइव्ड सेट की बात कर रहा था, तो लिख दो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। लिख दो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट यहां तक लिख लो एक बार। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही हो।
सो नेक्स्ट अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम है आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट नहीं है उसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो लिख लो, पॉइंट्स विच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में होता है सेट विच कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि बताओ ये जो है हमारे पास क्लोज्ड है, नहीं भैया ये क्लोज है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ये वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्लोज का ये वाले लिमिट पॉइंट्स इस सेट में आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्लोज नहीं है। क्लोज का एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, एस इज सच दैट, या ऐसे लिख लो ऑल पॉइंट्स ऑफ, ऐसे लिख लो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू r। अब इक्वल टू r वाले भी इंक्लूडेड हो गए हैं। ठीक है, इक्वल टू r वाले भी इंक्लूडेड हो गए हैं, तो ये हमारे पास इस बार क्या आ जाएगा? क्लोज्ड आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे तुम्हें, जैसे ये हो सकता है s इज इक्वल टू, जो भी फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है, ये हो सकता है z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1/n²। ये हमारे पास हो सकता है। जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे इसी के अंदर ही हैं। क्या भैया इसके अंदर सिर्फ लिमिट पॉइंट्स होते? नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा है, मैंने तो कहा है जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आइसोलेटेड भी होंगे। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स का नाम तो डिराइव्ड सेट होता है ना, वो अलग है, ध्यान रखना छोटी छोटी सी बातों का। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है बाउंडेड सेट। अब ये बाउंडेड सेट क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। ये होता है हमारे पास अ सेट इफ देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव फाइनाइट नंबर m such that mod of z is less than equal to m for all points of s, then s is called finite। ठीक है, और जो फाइनाइट नहीं हो, जिसमें ये m ऐसा एग्जिस्ट ना करे, उसे अनबाउंडेड सेट बोल देंगे। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि भैया कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, तो लिख लो कॉम्पैक्ट सेट। यहां पे थोड़ी सी डेफिनेशंस ध्यान से लिखनी पड़ेंगी हमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, अ सेट which is a subset of complex is called compact if it is closed and bounded। if it is closed and bounded, अगर मान लो वो क्लोज भी है बाउंडेड भी है तो उसको कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एक और छोटी सी आती है विच इज नोन एज, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट नेम से क्या पता चल रहा है? नेम से इंटीरियर पॉइंट के क्या पता चल रहा है हमें? ऑल्दो हमने ये पहले भी की हुई है डेफिनेशंस, बट इस बार हमें थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसे लिख लो z0 इज कॉल्ड, पहले लिख लो इंटीरियर पॉइंट, अ पॉइंट z0 इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ s if there exists delta such that, if there exists delta greater than 0 such that z belongs to complex number, z minus z0 is less than delta। तो जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, ये जो हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं, z belongs to complex such that z minus z0 is less than delta which is a subset of s। अगर ऐसा हमारे पास हो रहा है तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। मतलब ऐसे समझ लो, जो सर्कल के अंदर अंदर लाई करेंगे, जो बाउंड्री पे लाई करें उन्हें बाउंड्री पॉइंट्स बोल देंगे, जो बाहर लाई करें उसे बाहर, उसे बोल देंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो लिख लो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है विच इज नोन एज बाउंड्री पॉइंट्स। थोड़ी सी डेफिनेशंस हो रहे हैं, फिर खत्म करते हैं इसे। बाउंड्री पॉइंट्स, तो इसमें लिखते हैं इफ
Z0 is such that its neighborhood contains at least one point belonging to set S and at least one which does not belong to S, which does not belong to S। ठीक है, और सेट अगर तुम इकट्ठा कर दोगे सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स का तो उसे हम बोलते हैं कुछ ऐसे, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर कॉल्ड डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय ऐसा कुछ। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? इफ Z0 इज नीदर के स्पेलिंग थोड़े से मैं पहले सही लिख लूं, Z इज नीदर इंटीरियर नॉर बाउंड्री पॉइंट। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वो उस सेट में ही नहीं आता तो वो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी पॉइंट उस सेट Z में आता ही, सेट S में आता ही नहीं है तो वो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह लो, इफ Z0 इज नीदर इंटीरियर नॉर बाउंड्री पॉइंट देन इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। आई होप कि यहां तक बातें तुम्हें समझ आ गई हो, क्योंकि अब मैंने यहां पर काफी सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूंगा। याद करो मैंने अभी क्लोज्ड सेट के बारे में क्या बताया था। क्लोज्ड सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स लाई करें, उसे क्लोज सेट कहते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर डेफिनेशन लाने वाला हूं तुम्हारे सामने, विच इज ओपन सेट। तो पहले मैं इसको रब करता हूं, ओपन सेट की डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपन सेट। अब ओपन सेट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम्हें मैं बताना चाहूं ओपन सेट की डेफिनेशन की, ओपन सेट अगर मान लो क्लोज सेट क्या था? क्लोज सेट ऐसा सेट था जिसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स लाई करें। लेकिन ओपन सेट की अगर तुम बात करोगे तो ओपन सेट ऐसा सेट होता है हमारे पास जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हो। इफ सेट S is called open if and only if all its points are interior points। इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब है कि अगर तुमने कभी भी एक पॉइंट का राउंड नेबरहुड ड्रॉ करा तो वो सारे का सारा किस में आना चाहिए? उसी सेट के अंदर आना चाहिए। नहीं समझ आएगा? एक और डेफिनेशन लिखो फिर। चलो एक और मैं खुद से लिखवाता हूं जो मेरे को अभी दिमाग में एकदम चमचमाती हुई दिख रही है। वो ये है कि अ सेट इज ओपन इफ corresponding to each of its points there exists a neighborhood which is contained in S, which is contained in that set। कहने का मतलब क्या भैया आपका? मतलब तुमने कोई भी सेट लिया, उसके पॉइंट्स, उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर लो, वो सर्कल उसी सेट में आना चाहिए। चाहे तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? ओपन। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स क्या होने वाले? इंटीरियर पॉइंट्स होने वाले, अंदर ही लाई करेंगे। बाउंड्री पे आ गए तो फिर बाउंड्री पॉइंट्स यहां पे इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, यहां पे सारे के, क्योंकि मैं वहां पे सर्कल बनाना चाहता हूं, पूरा का पूरा नेबरहुड कवर होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जो भी नेबरहुड बनाऊंगा वो सेट के अंदर ही आना चाहिए, तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना है और बढ़िया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ये छोटी छोटी बातें हैं। बात समझ आ गई है भैया? एक चीज और, क्लोजर ऑफ अ सेट। डेफिनेशन काफी सारी है। क्लोजर ऑफ अ सेट विच इज इफ ऑल लिमिट पॉइंट्स आर, चाहे वो सेट के अंदर हो चाहे ना हो,
लिमिट पॉइंट्स भी सेट के साथ ऐड कर दो, उस नवे डिब्बे को हम क्या बोलेंगे? क्लोजर। लेकिन भैया ये तो क्लोज्ड की डेफिनेशन थी नहीं, क्लोज्ड में ऐसा था सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट में लाई करने चाहिए थे। हम कह रहे हैं जो भी लिमिट पॉइंट्स है ना उसको भी मिला दो सेट के साथ, सेट भी और वो लिमिट पॉइंट्स भी इकट्ठे क्लोजर बनाते हैं। इफ ऑल लिमिट पॉइंट्स आर एडेड टू सेट देन कंबाइंड इज क्लोजर। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोजर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसे मैं कन्वेक्स सेट की बात कर रहा था अभी तुमसे, तो वो भी लिख ही लो, कन्वेक्स। ऑल्दो मैंने अभी बात की थी तुमसे कन्वेक्स सेट के बारे में। तो मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक सेट है, तो हम उसे कब कहेंगे? इफ अ सेट इज कॉल्ड कन्वेक्स इफ फॉर ऑल x1 x2 belongs to S such that x1 1 minus t या 1 minus lambda मान लो प्लस lambda x2 belongs to S। मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे उनके बीच में एक लाइन खींचो और वो लाइन किस में आनी चाहिए? उसी सेट में आनी चाहिए। इसे ये लाइन है हमारे पास, हाँ ये लाइन अगर उसी सेट में आ गई, इसी का ही तो यूज करके हमने बनाया था वो ना स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी। अगर ये लाइन भी उसी सेट में आ गई देन दिस सेट इज कन्वेक्स। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कनेक्टेड सेट। अब कनेक्टेड सेट तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें अब एक और न्यू डेफिनेशन देने वाला हूं कनेक्टेड सेट की। क्यों भैया न्यू डेफिनेशन की क्या जरूरत है? न्यू डेफिनेशन की जरूरत इसलिए क्योंकि अब हम नंबर लाइन पे ना काम करके हम प्लेन पे काम कर रहे हैं। नंबर लाइन में कनेक्टेड सेट इंटरवल्स को बोला जाता था, है ना, इंटरवल्स को कनेक्टेड सेट बोला जाता था। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएंगी। मैं दिखाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले मैं इसे रब कर लेता हूं थोड़ा सा। सो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आता है कनेक्टेड सेट। अब एक न्यू डेफिनेशन आने वाली है जो कि मैंने पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी में नहीं पढ़ाई, जब मैंने तुम्हें रियल पॉइंट सेट टोपोलॉजी कराई थी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन कराई थी। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें हमारे पास क्या है कि अ सेट इज कॉल्ड, ऐसे लिख लो, अ सेट इज कॉल्ड कनेक्टेड if it can be expressed as, ध्यान से देखना, it can be expressed as union of two disjoint मतलब no common elements, disjoint subsets S1 and S2 such that either S1 such that either limit point of S1 is contained in S2 or limit point of S2 is contained in S1। इसका क्या मतलब होगा भैया? अब मतलब क्या जरूरी है लिमिट पॉइंट जो है वो सेट में ही एग्जिस्ट करता? नहीं भैया, सेट के बाहर भी हो सकता है। बस जो वो सेट के बाहर हो ना, बाहर का मतलब होना चाहिए, मतलब इसका लिमिट पॉइंट अगर बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इसमें होना चाहिए, इसका लिमिट पॉइंट अगर बाहर है तो वो इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसे सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डिसजॉइंट भी हो लेकिन लिमिट पॉइंट आ सकते हैं एक दूसरे में, देन दे आर कॉल्ड कनेक्टेड सेट्स। ये बढ़िया डेफिनेशन थी, एक न्यू डेफिनेशन हमें दिखी है जिसको हमें जानना होगा। ठीक है, तो ये हमारे को कनेक्टेड सेट दिखते हैं। ये हमारे पास आ गए हैं कनेक्टेड सेट। सो हम फॉर एग्जांपल इसमें एक नोट भी तुम्हें मैं लिखवाना चाहूंगा। ये क्या है? एन ओपन सेट इज कनेक्टेड। अभी हम थोड़ा हायर डायमेंशंस में बात कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें कभी भी रियल लाइन पे कनेक्टेड बोलना है तो इंटरवल्स बना देते थे, काम खत्म हो जाता था। लेकिन अगर ओपन सेट इज कनेक्टेड इफ any two points in the open set can be connected by the line segments। जैसे भी करके कनेक्ट करो, बस वो दो पॉइंट कनेक्ट हो जाने चाहिए।
जैसे भी कनेक्ट करो, जरूरी नहीं है डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से ही कनेक्ट हो, नहीं, इस बार जरूरी नहीं है हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें, प्लेन है कैसे भी जा सकते हो। मान लो तुमने ऐसे 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 करके स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन बहुत सारी ली और एक पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। बस ये ध्यान रखना, ऑल पॉइंट्स लाई इन एस, लाई इन दी सेट। जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे कहां आने चाहिए, सेट में ही आने चाहिए। अगर तुम ऐसे दो पॉइंट, कोई भी जरूरी नहीं है ना स्ट्रेट लाइन से ही जोड़े, मैं बताऊंगा ऐसा अभी क्यों जरूरी नहीं है, क्या पता बीच में कुछ खाली गोला सा आ जाए। अभी खाली गोला क्या होता है अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता लगेगा, अभी बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। बट फिलहाल के लिए याद रखो, अगर एक लाइन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो तुम पॉलीगन से कनेक्ट कर सकते हो। बस ये कंडीशन है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स उसी सेट में लाई करने चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी हम उसे कनेक्टेड सेट बोलेंगे। अगर एग्जांपल देना चाहूं तो रियल, अगर तुम प्लेन में चले जाओ, रियल एक्सिस में चले जाओ, तो एक इंटरवल को हम कनेक्टेड सेट बोला करते थे। सो यहां हम इंटरवल को ना बोल के सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें बातें यहां तक समझ आ गई होंगी। अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, थोड़े फंक्शंस की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ी सी बातें यहां पे करना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ स्क्रीनशॉट अगर स्क्रीन पर दिख रहे हो तो उसको साथ साथ नोट करते रहो वीडियो को पॉज करके। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उन पे इतना ज्यादा डीप ना जाके मैं डायरेक्टली तुम्हें बताना चाहूंगा इन फंक्शंस की कुछ चीजें। जैसे सबसे पहले आती है कि लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, क्या ये भैया सेम होती है जैसे अभी तक पढ़ा है या डिफरेंट होती है। थोड़ी सी डिफरेंट होंगी क्योंकि यहां पर रीजन पता क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 डायमेंशन के बारे में, है ना। अभी क्या होगा, एक तो एक्स वाई प्लेन है, ये वाला हमारे पास एक्स वाई प्लेन, इसमें कोई पॉइंट होगा। लेकिन अगर तुम कॉम्प्लेक्स W मान लेते हैं इसे, W U एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा V एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब तुम सोचो 2 डायमेंशन, यहां पे 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इसका भी अलग अलग डायमेंशन है। 4 डायमेंशनल प्लेन को कैसे बनाओगे बोर्ड पे, इम्पॉसिबल। तो हम 2 डायमेंशन इसके यूज करेंगे और 2 डायमेंशन इसके यूज करेंगे, इसे बोलते हैं यूवी प्लेन, ठीक है। एक हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लेन और एक हमारे पास आ जाएगा यूवी प्लेन। तो यूवी यहां से यहां हम मैपिंग कराया करेंगे। बातें समझ आ रही हैं। अब यहां पे कोई हमने कर्व ड्रॉ करी, यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर कर्व होगी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब पढ़ने के लिए हमारे पास आ जाएंगी और ये कहानी आगे चलेगी। इसी पे फिर हम इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, तो ये चीजें होने वाली हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हमारे को क्या करना है, एक्स वाई प्लेन से हमें उठा के चीजों को और हमें लेके जाना है यूवी प्लेन पे। कैसे लेके जाते हैं वो सारी चीजें अब डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जैसे लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया आपने क्वेश्चंस आज बहुत कम कराए हैं, तो मैंने सीरियसली स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आज क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा मैं, पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखा लूं, फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का भंडार तुम्हारे सामने लेके आऊंगा और बताऊंगा कि यहां पर तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसे याद करो, रिकॉल करो और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मजा आएगा देखना करने में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिट की डेफिनेशन से, जो कि हमारे पास आती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन को पहले डिफाइन भी कर लेते हैं, कहां से कहां है फंक्शन। तो फंक्शन इज फ्रॉम डी टू कॉम्प्लेक्स, डी हमारे पास डोमेन होगी। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, कुछ ऐसे मैं डिफाइन करने वाला हूं कि W विच इज अ फंक्शन ऑफ Z सच दैट U एक्स वाई, ठीक है, प्लस में I V एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई प्लेन से हमें यूवी प्लेन में जाना है वही चीजें यहां पर दिखा रखी हैं। तो अब थोड़ा सा मैपिंग को भी रीड करने की कोशिश करो कि अगर हम रियल प्लेन से जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ, 4 डायमेंशन नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको चीजों को इजी बनाने वाले हैं। आई होप की बात समझ आ गई। बताओ Z नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। Z नॉट हमारे पास एक पॉइंट है, उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो हमें देखना है। लेट Z नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। मान लेते हैं ये हमारे पास एक लिमिट पॉइंट है D का, बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ D। लिमिट पॉइंट की मैंने तुम्हें ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिया कि अगर उसके नेबरहुड में एक सर्कल ड्रॉ करते हो, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करते हो, नेबरहुड ड्रॉ करते हो, तो उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एटलीस्ट एक पॉइंट हमारे पास आना चाहिए, याद रखना। सो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी L। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, देन L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ F इफ
कब होगी f की लिमिट पॉइंट? इफ फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of z minus l less than epsilon such that, ये ऐसे कर लेते हैं, whenever z 0 greater than z minus z0 less than delta, ये डेफिनेशन हमारे पास आती है। ठीक है, अब ये तो बहुत बेकार सी लग रही है ना देखने में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f of z इज इक्वल टू l। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो मैं ये चीज को लिख सकता हूं, अगर ये चीजें फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर नहीं लिख सकता हूं, वैसी बात है। अब सोचो अगर तुम्हें पता ही ना होता कि लिमिट पॉइंट क्या है तो हम ये डेफिनेशन कभी समझ ही ना पाते। हमें पता है लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है खुद के अलावा। ठीक है, तो अगर ये लिमिट पॉइंट है तो L इसकी लिमिट तब होगी फंक्शन की व्हेन दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इस पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं चीजों को। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि नोट लिख लो, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f of z एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x, ऐसे लिख लो कुछ ऐसे, x, y approaches to x0 y0 u exist and limit x y approaches to x0 y0 v as a function of x y exist। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी, ऐसा कुछ हमारे पास कंडीशन रहती है। इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरा नोट ये लिख लो कि लिमिट of a function if exist is unique, एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होने वाली है? यूनिक होने वाली है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लिमिट इसमें भी यूनिक रहने वाली, पहले भी हमने रियल पे तो देख ही ली थी कि यूनिक रहती है। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन ऑब्वियस सी बात है क्या आने वाली है? कॉन्टिन्यूटी। बताओ कॉन्टिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या फर्क होता है? जल्दी से बताओ। कॉन्टिन्यूटी हमारे पास होती है जो कि एक, मतलब मैं रियल के अगर बारे में बताऊं तो थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी हमारे पास होती है कि एक पॉइंट पे चेक करना, किसी पॉइंट पे चेक करो तो कॉन्टिन्यूटी, लेकिन किसी इंटरवल पे चेक करो तो क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो आज मैं दोनों चीजें एक बार लिखवा देता हूं। पहले लिखो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, लिख लो इसे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ है कि a function is said to be continuous at, लिख लो, a function is said to be continuous at z equal to z0 if limit of z approaches to this f of z is equal to f of z0। ऐसा कुछ हो तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। या फिर A function is said to be continuous, इस पे क्वेश्चंस हमें बहुत सारे करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड करने होंगे। तो अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं डेफिनेशन से लिखवाता जा रहा हूं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाएंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन कुछ ऐसे आती है कि एक फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? z के अराउंड, z के एक नेबरहुड में, z0 के एक नेबरहुड में। तो ऐसे लिख लो, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट any interior point of z0। z0 के अगर तुम सर्कल ड्रॉ करो उसके अंदर कब वो कॉन्टिन्यूस होगा? if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of z minus f of z0 z0 is less than epsilon whenever z minus z0 less than delta, ऐसा कुछ लिख लो, whenever this is less than delta। आई होप कि यहां तक तुम्हें समझ आ रहा होगा। कंटिन्यूटी इन रीजन क्या होता है? अगर किसी पूरे रीजन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसे कंटिन्यूटी इन रीजन भी बोलते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी, बहुत बढ़िया।
तो ये हमारे पास छोटी छोटी सी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। एक और इसमें एक दो नोट लिख लो जो हमारे काम के रहेंगे कि कॉन्टिन्यूटी, ऐसे लिख लो, एक बढ़िया से लैंग्वेज में लिखवाना चाहूंगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब मैं अभी कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। क्या भैया ये पहेलियां सी बुझा रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, अगर तुम कंपोजिट फंक्शन लोगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से एक दूसरा तुमने फंक्शन बनाया है जो कि खुद भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अब इसे सोचो बैठ के कि ये मैंने क्या लिख दिया है, थोड़ी देर के लिए सोचोगे तो मैंने कंपोजिट फंक्शन के बारे में लिखा है। एक तुम्हें मैं छोटा सा टास्क सा देके जा रहा हूं, इसको डीकोड करो, ये मैंने क्या लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ सकता है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमारे पास होती है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक रीजन में, पूरे के पूरे रीजन में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या होता है उसको समझते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में ऐसे समझ लो, लेट अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन अ रीजन। एक रीजन में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। अगर एक रीजन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसे कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहली चीज पहले मैं बताना चाहूंगा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड 0 लेस देन एप्सिलॉन whenever लिख लेते हैं डेफिनेशन पहले, z माइनस जेड 0 लेस देन डेल्टा। हेयर एक चीज याद रखेंगे, इन जनरल ये जो हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा ना, ये जो हमारे पास डेल्टा है ये किस किस पे डिपेंड करता है। हेयर इन जनरल डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड जेड नॉट, दोनों पर डिपेंड करता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में। लेकिन अगर मान लो ये हमारे पास ना तो जेड नोट पे डिपेंड करे, मतलब जो हमारे पास डेल्टा है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, देन वी से दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो लिख लो, इफ डेल्टा ओनली डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन देन it is called uniformly continuous। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। एक दो डेफिनेशन और रह गई है, इतना झेल लिया तो थोड़ा सा और झेल लो, बस होने वाला खत्म। थोड़ा सा रह गया, इतना सा, दो डेफिनेशंस रह गई हैं बस। एक हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की रह गई है, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सीआर इक्वेशन लगाएंगे और खत्म। उसके बाद एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आकर क्वेश्चन ही क्वेश्चन का भंडार तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। फिर मत मुझे कहना कि भैया आपने कॉन्सेप्ट्स बता दो, फिर नहीं बताएंगे तो। हाँ, सो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, विच इज डेरिवेटिव। तो तुम्हें पता ही होगा, जैसे हमने उसमें पढ़े हैं ना, सेम ही है ऑलमोस्ट। कभी भी अगर हमें एफ जेड लिखना होता है, एफ डैश जेड लिखना होता है, तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू या डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस में डेल्टा जेड माइनस में एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड, ऐसी कुछ डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। अगर मान लो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन अ गिवन रीजन, अगर एक गिवन रीजन में हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पे एक रीजन में, तो लिख लो, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन अ रीजन आर then it is called analytic function। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये ऐसे रेगुलर फंक्शन या होलोमोर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, जो भी नाम तुमने सुना होगा, ज्यादा फेमस यही है। ठीक है, अब मेन बात हमें ध्यान क्या रखनी है, मैं ये नहीं कह रहा फंक्शन हर जगह एनालिटिक है, मैं कह रहा हूं उस रीजन में, इस रीजन में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, तो उस रीजन में हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होने वाला है। इन जनरल नहीं बोल रहा हूं मैं फंक्शन को, एनालिटिक, ये चीज का ध्यान रखना होगा।
तो मैं इसकी अगर तुम्हें मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ी सी लिखवाना चाहूं तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z0. A function is analytic at z0 if there exists neighborhood such that there exist neighborhood z minus z0 less than delta such that क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं. अभी मैंने डेफिनेशन बताई है. क्या होगा अगर इसके नेबरहुड में इफ सच दैट f डैश या fz इज कंटिन्यूअस इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन नेबरहुड. मतलब जो भी तुमने नेबरहुड ड्रॉ करा है अगर उसके अंदर वो उसके अंदर डिफरेंशिएबल है तो उसे हम क्या कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन कहेंगे. मान लो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारे पास z0 पॉइंट था, इसके अराउंड तुमने एक रीजन ड्रॉ करा, जहां कहीं भी तुमने एक पॉइंट लगाया उस पॉइंट मतलब जहां कहीं भी तुमने एक नेबरहुड ड्रॉ करा उसके बीच में हर पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, देन वी से दैट फंक्शन इज एनालिटिक एट पॉइंट z0 एट पॉइंट z0. ठीक है, तो बात याद रखेंगे इसकी. एक रीजन में हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए तब हम उसको कह पाएंगे. ये नहीं कि एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो बात बन जाएगी उससे. अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है तो हर जगह पे एनालिटिक है, एक फंक्शन है तो हर जगह पे एनालिटिक है पूरे डोमेन पे, तो लिख लो अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन is called entire function, is called entire. लिख लेना, यहां लिख देता हूं मैं, is called entire function. entire function क्या होता है, जो हर पॉइंट पे एनालिटिक हो जाए उसे entire function भी बोलते हैं. फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड की तरफ. तो हमारे पास एक चीज रह गई है जिसे बोलते हैं, एक बस कोशी-रीमान इक्वेशन से लिखवाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा जिसे बोलते हैं सिंगुलैरिटीज. सिंगुलर पॉइंट्स भी कहते हैं उन्हें, ऐसे पॉइंट्स जिस पे फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो जाए. अब द पॉइंट्स वेयर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, तो लिख लो सिंगुलर पॉइंट्स. सिंगुलर पॉइंट्स या फिर उसे कहते हैं सिंगुलैरिटीज. सिंगुलैरिटीज ये लिख लो एक बार जल्दी से. सिंगुलैरिटीज ये कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, पॉइंट्स वेयर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, आर कॉल्ड सिंगुलैरिटीज. अब आगे जाके हमें यही पढ़ना है कि कितनी टाइप की सिंगुलैरिटीज होती हैं वगैरह वगैरह. जैसे हमने डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी थी ना रियल एनालिसिस में, यहां पे हम सिंगुलैरिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ब्रैकेट में लिख लेना, बट इज एनालिटिक एट लीस्ट वन पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. दैट पॉइंट का मतलब इसे z0 मान लेते हैं. बस अगर तुम नेबरहुड ड्रॉ करो उसमें कम से कम एक पॉइंट पे एनालिटिक हो जाना चाहिए. z0 पे ना भी हो तो चलेगा, तो z0 को हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे, लेकिन उसके नेबरहुड में एक आध पॉइंट पे होना चाहिए एनालिटिक. ये चीज को ध्यान रखेंगे. तो फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना, और अब हमारे पास आती है कोशी-रीमान इक्वेशन. अब ये कोशी-रीमान इक्वेशन क्या है, अब तुम्हें मान लो फंक्शन को प्रूव करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं है. कैसे प्रूव करोगे? सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोशी-रीमान इक्वेशन. भैया इसकी क्या जरूरत पड़ती है, और इसका भी मैं प्रूफ थोड़ा सा स्किप करने वाला हूं, उसके लिए अलग बना देंगे तुम्हारे लिए वीडियो. कोशी-रीमान इक्वेशन हमारे पास ऐसी चीज है जो कि नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है लेकिन ये भी होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये कंडीशंस को फॉलो करेगा फंक्शन तो वो फंक्शन एनालिटिक हो ही जाएगा, नहीं, तब वो एलिजिबल हो जाएगा एनालिटिसिटी के लिए. ठीक है, तो लिख लो अननेसेसरी,
दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, अननेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक इज एज फॉलोस। इज या ऐसे लिख लो, थोड़ी बढ़िया लैंग्वेज में लिख लो, is that function satisfy CR equations। CR equation हमारे पास है क्या, u x v y, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है u y माइनस के डेल v अपॉन डेल x, ऐसा कुछ है, ध्यान से लिख लो। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, इनको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे काम की है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस है हमारे पास। ऐसी अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो भी बड़ी आसान है। पोलर फॉर्म में हमारे पास कैसे आती, कुछ ऐसे, डेल u बाय डेल r, इस बार तुम्हें r और थीटा में गिवन होगा फंक्शन, ये चीज को तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय r डेल v बाय डेल थीटा, और दूसरा हमारे पास होता है डेल v बाय डेल r इज इक्वल टू -1 बाय r डेल u बाय डेल थीटा। ध्यान से लिख लेना इसे, ऐसा कुछ हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं। सो ये फाइनली थी हमारे पास थ्योरी, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हमने काफी सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, बहुत सारे टूल्स इकट्ठे कर लिए हैं। वो टूल हमारे पास क्या क्या थे, एक बार समरी देना चाहूं तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मैंने काफी सारा होमवर्क दिया। फिर हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, हमने फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं और सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट एक लेक्चर बनता ही है यार कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊं, वरना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो का, सीरियसली बता रहा हूं मैं खुद ही, कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो को बनाने का। तो नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे पास समर्पित होगा क्वेश्चंस पे। उसके बाद एक चीज इसमें रह गई है जो मैं सेपरेट ही रखना चाहूंगा कि मान लो हमें एक चीज दी होती है, दूसरी मतलब रियल पार्ट दिया होता है, दूसरा पार्ट फाइंड आउट करना होता है, वो हम फिर चले जाएंगे हार्मोनिक फंक्शंस की तरफ। तो हार्मोनिक फंक्शंस मैं लूंगा इंटीग्रेशन वगैरह के साथ। इंटीग्रेशन से पहले भी हमारे पास एक रह रही है चीज जिसको मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत मेजर सा पार्ट होता है, इसीलिए मैं उसको अलग रख रहा हूं, एक ही वीडियो में कराऊंगा तो पजल हो जाओगे। सो आई होप कि सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।